Hello, this is Shikha, and you're watching your YouTube channel Full Solution. So we will start topic 2 today and we have discussed many things earlier in topic 1. टॉपिक 1 में हम लोगों ने देखा था कि कैसे इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कैसे वो प्रोग्रेस करी है। अब हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर देखेंगे टॉपिक 2, क्योंकि ये क्विक रिवीजन चीज है, हम लोग इसको फटाफट देखेंगे 5-6 स्लाइड्स में। तो पहले से मैंने नोट्स बना के रख दिए। अब आप लोग देखिए टॉपिक 2 में क्या लिखा है। टॉपिक 2 में हम लोगों को पढ़ना है एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में। एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था इंडिपेंडेंस के टाइम पे। तो अगर हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर का बात करें तो कुछ यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है पॉइंट्स। इसके बेसिस पे हम लोग देखेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था 1947 में। फर्स्ट इज पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। सो हाउ मच पॉपुलेशन वाज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर? अप्रॉक्स 85%। 85% पीपल उस समय एग्रीकल्चर करते थे। 1947 के टाइम पे लोगों के पास इंडिया में और कुछ भी काम नहीं था, क्योंकि और बाकी सेक्टर्स यहाँ डेवलप नहीं था। तो 85% पीपल यहाँ पे एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट थे उस समय पे। बहुत ज्यादा होता है 85%। 100 में 85 लोग एग्रीकल्चर ही कर रहे हैं। नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ लैंड, कि लैंड का क्या पोजीशन था उस टाइम पे। अगर हम बात करें 1947 का, तो लैंड को बहुत सारे ग्रेड्स में डिवाइड करके रखते थे ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में। वहाँ गवर्नमेंट ग्रेड में डिवाइड करके रखती थी लैंड को लाइक ए ग्रेड। ए ग्रेड है, ए ग्रेड एंड देन बी, सी। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड्स हुआ करते थे लैंड के। ए ग्रेड वाज द मोस्ट फर्टाइल ग्रेड, जिसमें वो लोग, यहाँ पे हम लोग इनिशियली राइस वगैरह ग्रो करते थे, लेकिन ये लोग आते ही ए ग्रेड में राइस को ग्रो कराना बंद करके ये लोग अपना प्रोडक्ट्स को ग्रो कराने लगते हैं, ओपीएम, जिसको धतूरा भी बोलते हैं हिंदी में। एंड ये लोग शुरू कर देते हैं कॉटन, कि कॉटन ग्रो करिए आप। तो इस तरह से ये लोग हमारे ए ग्रेड वाले लैंड को, जो बहुत फर्टाइल होते थे, वहां पे डिफरेंट टाइप ऑफ कैश क्रॉप्स उगाना शुरू करवा देते हैं। नेक्स्ट, कंडीशन ऑफ फार्मर। कंडीशन ऑफ फार्मर वर आल्सो नॉट नॉट गुड। फार्मर्स उस टाइम पे एक टैक्स पेइंग पर्सन हुआ करते थे। आज के टाइम पे लाइक हम लोग एग्रीकल्चर इनकम को टैक्स से बाहर रखते हैं, लेकिन उस टाइम पे फार्मर्स टैक्स पेइंग पर्सन हुआ करते थे। उनसे रेवेन्यू लिया जाता था, क्योंकि 85% लोग अगर एग्रीकल्चर कर रहे हैं, और एग्रीकल्चर रिच नेशन तो हमारा था ही, कृषि प्रधान देश बोला जाता है इंडिया को, तो इसीलिए फार्मर लोग से हम लोग कॉलोनियल गवर्नमेंट अच्छा खासा टैक्स वसूलती थी। तो कंडीशन ऑफ फार्मर वाज वेरी बैड। इनको कोई भी फैसिलिटी नहीं दिया जाता था एग्रीकल्चर में, सिर्फ इनसे टैक्स लिया जाता था और इनसे एक्सपेक्ट करा जाता था कि ये ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी दे उस लैंड से, सो दैट इनसे ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू लिया जा सके। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन। प्रोडक्शन वाज आल्सो नॉट गुड। अगर हम लोग बात करें तो फूड क्रॉप्स तो एकदम ही नहीं होते थे। फूड क्रॉप्स का प्रोडक्शन नहीं होता था। हम लोग सिर्फ कैश क्रॉप्स उगाते थे ज्यादा। कैश क्रॉप्स उगाते थे, लाइक प्लांटेशन हो गया। प्लांटेशन वाज वेरी मच देयर, क्योंकि प्लांटेशन में ब्रिटिशर्स को बहुत प्रॉफिट होता है। तो प्लांटेशन वाज देयर, चाहे टी गार्डन हो, बनाना का गार्डन हो, ये सब चीज। प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिविटी वाज वेरी लेस। प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी में एक डिफरेंस होता है। प्रोडक्शन मतलब नंबर ऑफ फूड प्रोडक्ट यू आर प्रोड्यूसिंग। एक लैंड है, 100 हेक्टेयर का लैंड है, उसमें मान लेते हैं 10 टन प्रोडक्शन हो रहा है। लेकिन प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि कितने पर एरिया पे कितने प्रोडक्शन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। पर एरिया पे कितना प्रोडक्शन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। अब नेक्स्ट इज ट्रेड, सॉरी, ट्रेड ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। आप लोगों को पता होगा कि उस समय ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, उनको रॉ मटेरियल की जरूरत हुआ करती थी। तो वो उस समय पे ट्रेड कराते थे यहाँ से रॉ मटेरियल टू द फॉरेन नेशंस। इसीलिए एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का, एग्रीकल्चर कमोडिटीज का ट्रेड भी बहुत ज्यादा हुआ करता था। नेक्स्ट, सिस्टम ऑफ फार्मिंग। व्हाट आर द सिस्टम ऑफ फार्मिंग दैट वेर देयर? फर्स्ट, अगर सिस्टम ऑफ फार्मिंग का देखें तो फार्मिंग वाज द सोर्स ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन। ब्रिटिशर्स के पास जितना भी पैसा आता था, लाइक आज हम लोग देखते हैं कि इनकम पे टैक्स लगता है अलग अलग स्लॉट्स पे। अगर 2.5 लाख से ज्यादा इनकम है तो फिर टैक्स देना पड़ता है, लेकिन उस समय पे फार्मिंग का मतलब होता था रेवेन्यू कलेक्शन। नेक्स्ट, इंडिगो। अगर हम लोग बात करें सिस्टम ऑफ फार्मिंग का, तो इंडिगो रिवोल्ट भी हुआ। और नील की खेती, इंडिगो इज नील। तो उस समय रिवोल्ट भी हुआ था इंडिगो कल्टीवेशन का। इंडिगो एक ऐसा क्रॉप है जो कि ए ग्रेड सॉइल पे होता है। ए ग्रेड सॉइल पे ही इंडिगो हो सकता है, और ये एक बार अगर उस सॉइल को यूज कर लिया जाए इंडिगो को उगाने के लिए, तो वो सॉइल अनफर्टाइल हो जाती है। तो उस पे अब राइस जो पहले उगता था वो नहीं उग सकता है, इसीलिए वो सॉइल बर्बाद हो जाती थी। अगर हम लोग इंडिगो का बात करें तो ये एक
डाई है, नेचुरल डाई। इंडिगो से हम लोग रॉयल ब्लू कलर निकालते हैं, तो ये या इंडिगो कलर निकालते हैं, तो ये एक नेचुरल डाई है जिसको ये लोग एज अ रॉ मटेरियल इंडिगो को कल्टीवेट कराते थे और लेके जाते थे ब्रिटेन में, इसको सिंथेटिक डाई में चेंज करते थे और फिर वहां पे इसको वैल्यू एडिशन करके बेचा जाता था। तो ये हमारे से रॉ मटेरियल लेके जाते हैं। नेक्स्ट इज ओपियम। ओपियम वाज आल्सो अ रॉ मटेरियल। ओपियम का मार्केट चाइना में बहुत बड़ा था और चाइना का पॉपुलेशन बहुत बड़ा है, इसलिए ये ओपियम इंडिया से उगाते थे और चाइना में जाकर ट्रेड करते थे इसका। हाँ, एक और चीज है इंपॉर्टेंट, ओपियम का ट्रेड लेबर ट्रेड के लिए भी किया जाता है। लेबर को खरीदने के लिए ओपियम को बेचा जाता था, बार्टर सिस्टम सॉर्ट ऑफ थिंग। नेक्स्ट इज जमींदारी सिस्टम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम इन इंडियन एग्रीकल्चर। ऑन ईव ऑफ 1947 की बहुत ज्यादा जमींदारी सिस्टम चल रहा था, लैंड होल्डिंग्स इन्हीं के पास हुआ करती थी। ये जमींदार है, ये लैंड रखते थे, ये इस लैंड को डिवाइड करके रखते थे इस तरह से। ये एक जमींदार का पूरा लैंड है और ये डिवाइड करके 4-5 लोगों में दिया रहता था ताकि ये क्रॉप उगाए। ताकि ये एक लैंड है पर्सन ए का, एक लैंड है बी का, सी, डी, ई, एफ, ये लैंड एक जमींदार का ही है। मान लेते हैं एक्स, ये जमींदार है, इस एक्स का लैंड है, लेकिन ये इसको डिवाइड करके डिफरेंट डिफरेंट लोगों को दिया हुआ है ताकि ये उगाए और यहाँ से फिर क्रॉप भी मिले और टैक्सेशन भी मिले। इस तरह से हमारा इंडिपेंडेंस के टाइम पे एग्रीकल्चर का पूरा सिनेरियो था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एट दैट टाइम। और अगर हम लोग बात करें कि मेन प्रॉब्लम क्या था इंडियन इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का, तो वो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर ही था। हमारे टाइम पे जब हम लोग इनिशियली वैदिक काल का बात करें या उसके पहले ब्रिटिशर्स के पहले का बात करें, तो एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था। लैंड इंडिया में पूजा जाता है, लैंड को हम लोग पूजा करते हैं इंडिया में। तो हम लोग जनरली कमर्शियलाइजेशन नहीं करते हैं एग्रीकल्चर का, बट ब्रिटिशर्स ने कमर्शियलाइजेशन किया। क्यों किया ये देखिए, नंबर वन इज फॉर रॉ मटेरियल, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज द रीजन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब आप लोगों को पता है कि ब्रिटेन का ज्योग्राफिकल पोजीशन क्या है। ब्रिटेन उस ज्योग्राफिकल बेल्ट में है जहाँ पे बहुत ज्यादा रिसोर्स नहीं है, रिसोर्स रिच नहीं है वो नेशंस। वेस्टर्न नेशंस बहुत ज्यादा डेवलप्ड है आज के जमाने में, लेकिन रिसोर्स रिच नहीं है। वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज्यादा है। अगर हम लोग 1947 में बैक आते हैं तो देखते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन उस समय पे हुआ था और उनको रॉ मटेरियल चाहिए था, इसलिए वो लोग कमर्शलाइज किए एग्रीकल्चर को कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को बाहर लेके जाना है कंट्री के और बेचना है। इसमें सबसे पहला तो कॉटन हो गया। कॉटन बहुत फेमस था ब्रिटिश एरियाज में। वो एक फाइन कॉटन था, वो बहुत फेमस था, तो इसलिए रॉ मटेरियल एज अ कॉटन जाता था वहां पे और उसकी ड्रेसेस बनती थी। नेक्स्ट, इंटर एज अ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर देयर इंडस्ट्रीज, इंडिगो को एज अ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट लेके जाते थे ताकि उसको डाई में चेंज करा जा सके, नेचुरल डाई। नेक्स्ट इज प्लांटेशन। प्लांटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि टी का डिमांड बहुत ज्यादा था, चाहे वो चाइना का बात हो, चाहे वो ब्रिटेन का बात हो, चाहे इंडिया का ही बात हो। और टी के लिए प्लांटेशन का जरूरत होता था। ये असम के एरिया में मिलता है और यहाँ पे इंडेंजर्ड लेबर्स जाते थे। इंडेंजर्ड लेबर्स का मतलब होता है वो लेबर जो अपने होम टाउन को छोड़कर जाएंगे और वहां पे रहेंगे और वहां पे ही काम करेंगे। वो बॉन्डेड लेबर और इंडेंजर्ड लेबर्स थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो हम लोग आगे आने वाली स्लाइड्स में समझेंगे। नेक्स्ट, लेबर ट्रेड। एग्रीकल्चर का कॉमर्शलाइजेशन लेबर ट्रेड के लिए भी हुआ था कि उनको लेबर्स चाहिए होते थे काम करने के लिए, चाहे यहाँ पे या फिर ब्रिटेन में। क्योंकि ब्रिटेन में इंडस्ट्री आई थी और उस समय तो आपको पता है कि ऑटोमेशन नहीं था, सारे इंडस्ट्री को मैनुअली ही हैंडल करना पड़ता था, तो वहाँ पे बहुत लेबर चाहिए। तो ये लोग अफ्रीका से लेबर लेके जाते थे, तो उनको बदले में कुछ तो देना होगा ना अफ्रीका में, तो अफ्रीका में ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स देते थे और वहां से लेबर लेके जाते थे। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ ब्रिटेन। मेन ये सारा काम खुद के बेनिफिट के लिए करते थे। तो एग्रीकल्चर सेक्टर का जो भी स्थिति है था 1947 में या उसके पहले या उसके बाद कुछ सालों तक, जब ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं आया तब तक, ये ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ ब्रिटेन और ड्यू टू द ग्रीड ऑफ ब्रिटेन। नीड तो नहीं बोल सकते पर ग्रीड ऑफ ब्रिटेन। नेक्स्ट स्लाइड। अगर हम लोग 1947 का एग्रीकल्चरल सिस्टम समझे तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये रेवेन्यू सेटलमेंट आता है। ऑल्दो ये हिस्ट्री का पार्ट है, हम लोग हल्का हल्का देखेंगे रेवेन्यू सेटलमेंट में होता क्या है। रेवेन्यू सेटलमेंट हुआ करता था, मतलब ब्रिटिशर्स, क्योंकि 85% लोग एग्रीकल्चर ही कर रहे हैं तो ब्रिटिशर्स को पैसा कहाँ से मिलेगा, एग्रीकल्चर पे ही टैक्स लगाना पड़ेगा। 85% लोग अगर एग्रीकल्चर करेंगे तो इस पे ही तो टैक्स लगाना पड़ेगा ना। तो ये लोग क्या किए, और इंडिया इतना वास्ट नेशन है, इंडिया में अलग अलग टाइप का एग्रीकल्चर भी होता है अलग अलग जगहों पे।
तो उन्होंने 3 टाइप के सेटलमेंट्स लाए थे, रेवेन्यू सेटलमेंट, कि हम इस टाइप का टैक्स लेंगे अलग अलग एरिया से। तो ये 3 मेन सेटलमेंट है। नंबर 1 इज परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट में क्या होता है कि एक फिक्स रेट कर दिया गया है कि इस रेट पे आपको टैक्स देना है। दैट इज कॉल्ड परमानेंट सेटलमेंट। और ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाले एरिया में आया था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाले एरिया में ये एक फिक्स कर दिया हम लोगों ने अमाउंट, और परमानेंटली सेटल कर दिया। और ये रेट बहुत हाई हुआ करता था, बहुत हाई। फिक्स रेट देखने से लग रहा होगा कि बहुत लो है, लेकिन ये बहुत हाई हुआ करता था। और हम सबसे मेन इसके लिए क्या करते थे, जमींदार अपॉइंट करते थे। ब्रिटिशर्स इसके लिए जमींदार अपॉइंट करते थे कि एक जमींदार होगा, वो सारा टैक्स लेगा या रेवेन्यू लेगा पीजेंट से, और वो ब्रिटिशर्स को देगा। बीच में अपना जो भी परसेंटेज ये रखना चाहे ये रख सकता है, कोई भी इसमें लिमिटेशंस नहीं था। बस ब्रिटिशर्स को फिक्स्ड अमाउंट पहुंचना चाहिए, कॉलोनियल गवर्नमेंट को फिक्स्ड अमाउंट पहुंचना चाहिए। अब जमींदार क्या करते थे, 100 रुपए पीजेंट से वसूलते थे। 40 अपने पास रखा, पीजेंट से 100 रुपए लिया, 40 अपने पास रखा, और 60 दे दिया कॉलोनियल गवर्नमेंट को, कॉलोनियल गवर्नमेंट को दे दिया। धीरे धीरे क्या होने लगा, इसमें एक सनसेट क्लॉज के बारे में पहले बात करते हैं। सनसेट क्लॉज का मतलब है कि अगर जमींदार फेल होता है ब्रिटिशर्स को अमाउंट देने में, तो उसकी लैंड लेके ऑक्शन कर दी जाएगी और किसी और जमींदार को बेच दी जाएगी। ऑक्शन हो जाता था लैंड। आईपीएल का ऑक्शन देखे ना आपने, वैसे ही लैंड का ऑक्शन हो जाएगा और वो किसी और जमींदार को दे दी जाती थी। तो ये सनसेट क्लॉज था। अब पहले वाले सिस्टम में ब्रिटिशर्स ने देखा कि जमींदार बीच में बहुत ज्यादा पैसा ले रहे हैं, 40। तो ब्रिटिशर्स ने सोचा कि ये भी अगर हमारे पास आए, ये पैसा भी, तो थोड़ा प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। तो सेकेंड टाइप ऑफ सिस्टम इज रयोत वाली सिस्टम। इस सिस्टम में उन्होंने मिडिल मैन को हटा दिया, जमींदार को हटा दिया। नो मिडिल मैन, नो मिडिल मैन। उन्होंने क्या किया, डायरेक्ट फार्मर से कलेक्ट करना शुरू करा। रयोत मतलब फार्मर होता है, ये वर्ड का मतलब ही फार्मर होता है। तो उन्होंने डायरेक्ट फार्मर से कलेक्ट करना शुरू किया। और ये टाइप ऑफ जो सेटलमेंट था ना, ये आपका साउथ में आया था, मद्रास वगैरह वाले एरिया में। लास्ट इज महलवाड़ी सिस्टम। महलवाड़ी सिस्टम राजस्थान, क्योंकि जो एरिया बहुत बड़ा था, यहाँ पे बहुत बड़ा एरिया और जहाँ पे स्कैटर्ड है विलेजेस, दूर दूर पे है, वहां के लिए ये सब सेटलमेंट आया था, महलवाड़ी सेटलमेंट। इसमें 2-3 गांव को मिला के एक महल बोला जाता था, और इसके हिसाब से एक हेडमैन रखा जाता था, विलेज हेडमैन। विलेज हेडमैन जो कि टैक्स कलेक्ट करके देगा। किसको देगा, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को देगा, गवर्नमेंट को देगा। तो 3 सिस्टम है, तीनों डिफरेंट हो गए। इसमें जमींदार हेड है, इसमें जमींदार है, इसमें मिडिलमैन नहीं है, और इसमें जो मिडिलमैन है उसको विलेज हेडमैन बोला जाता है। आई होप ये तीनों सिस्टम क्लियर हो गए होंगे। तीनों ही बहुत रिग्रेसिव सिस्टम थे, तीनों ने ही हमारे एग्रीकल्चर को तबाह कर दिया था। तीनों में सिर्फ टैक्स लेने की बात कही गई है, रिटर्न का कोई बात नहीं बोला। रिटर्न नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं दे रहे हम, इरिगेशन नहीं दे रहे, सीड्स नहीं, फर्टिलाइजर नहीं दे रहे, एजुकेशन, एग्रीकल्चरल एजुकेशन नहीं दे रहे। सिर्फ क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे, पर टैक्स बढ़ा के और हर तरफ से ले रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम थी। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, जमींदारी सिस्टम। क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी के बुक पे भी अलग से लिखा हुआ है, इसलिए मेरे को इसको एक्सप्लेन करना था कि जमींदारी सिस्टम होता क्या था। तो हमारे हिस्टोरियंस ने बोला है, जमींदारी सिस्टम इज लैंड डज नॉट बिलोंग टू टिलर। जो खेती कर रहा है उसकी लैंड है ही नहीं, दैट इज जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम में लैंड टिलर के पास नहीं है, तो लैंड किसके पास है, जमींदार के पास है। तो अब जैसे कि वो कॉन्सेप्ट बताया था ना, ये वाला, कि एक एक्स पर्सन है, उसने अपने लैंड को डिवाइड कर दिया और खेत को दे दिया है काम करने के लिए दूसरे दूसरे लोगों को, और सबसे ये लेगा, और जब इसको मन करे, इस एक्स पर्सन को जब मन करे, ये इनको निकाल देगा अपने खेत से। दैट इज जमींदारी सिस्टम। इसकी वजह से क्या क्या हुआ देखिए। शेयर क्रॉपिंग। शेयर क्रॉपिंग का मतलब है कि जो वहां पे काम कर रहा है, जमींदार के जमीन पे जो काम कर रहा है, उसको रेंट के जगह पे, उसको पेमेंट की जगह पे थोड़ा सा क्रॉप दे दिया जाता था, शेयर कर दिया जाता था क्रॉप। नेक्स्ट टेनेंसी। अगर पीजेंट की लैंड है भी,
अगर पीजेंट की लैंड है भी तो भी ये जमींदार ले लेता था, उसके बाद इसमें उससे काम करवाता था। दैट इज टेंडेंसी। बॉन्डेड लेबर, जिसमें आप लेबर है, ए, इसका सन भी लेबर है, फिर इसका जो भी नेक्स्ट जनरेशन होगा वो लेबर बनेगा, दैट इज बॉन्डेड लेबर। आप बॉन्ड हो गए हैं उसको, और बिना पेमेंट के, नो पेमेंट। इंडेंजर्ड लेबर्स मतलब दूसरी जगह, होम टाउन से दूर जाके आपसे काम कराया जा रहा है। ये जनरली पूरे इंडिया से उठा के हम लोग नॉर्थ ईस्ट लेके जाते थे लोगों को, और टी प्लांटेशंस के गार्डन में काम कराते थे। तो ये जमींदारी सिस्टम था इंडिया में 1947 के टाइम पे देखा गया ये। नेक्स्ट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इफेक्ट ऑफ पुअर एग्रीकल्चर सेक्टर। अब ये तो पता चल गया एग्रीकल्चर सेक्टर था कैसा हमारा, लेकिन इसका इफेक्ट क्या हुआ इंडिया पे, या 1947 पे, या आज हम लोग जो देख रहे हैं वो क्या है। चलिए ठीक है, एक बार के लिए मान लेते 85% उस समय पे थे लोग इन्वॉल्व, आज 45% है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डेटा, कि आज 45% लोग इंडिया में है जो एग्रीकल्चर करते हैं। ये करेंट है। ओके, तो इसका इफेक्ट क्या था, उस टाइम का इफेक्ट क्या था जो पुअर एग्रीकल्चर सेक्टर था हमारा। पहला, पोवर्टी। देखा था हमने, लोगों की कोई इनकम नहीं है, लो इनकम, पोवर्टी है बहुत ज्यादा। नो लाइवलीहुड, क्योंकि 85% लोग अगर एग्रीकल्चर कर रहे हैं, उनका भी लैंड वगैरह चला जाता है, तो लाइवलीहुड का कोई साधन नहीं बचता है ना, कोई जीविका का साधन नहीं बचता है लोगों के पास। नेक्स्ट, अनएम्प्लॉयमेंट। 10 लोग एक ही लैंड पे लगे हुए हैं, लेकिन उस एक लैंड पे खाली 3 लोग चाहिए। डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट टाइप ऑफ, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, अ टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जहाँ पे एक लैंड पे 10 लोग लगे हुए हैं, लेकिन चाहिए कितने, सिर्फ 3, तो बाकी 7 क्या है, अनप्रोडक्टिव है, दैट इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट भी था एग्रीकल्चर सेक्टर को होने की वजह से। नो इनकम फॉर मनी सप्लाइंग इकोनॉमी, लोगों के पास अगर इनकम नहीं है, अगर एक्स पर्सन है उसके पास पैसा नहीं है, तो वो कोई सामान खरीद नहीं सकता इकोनॉमी में। अगर वो कोई सामान नहीं खरीदेगा इकोनॉमी में, तो दुकान वाला जो बैठा है आपके कंट्री में दुकान खोल के, उसके पास भी पैसा नहीं पहुंचेगा। उसके पास पैसा नहीं पहुंचेगा तो वो कहीं स्पेंड नहीं कर पाएगा। तो जब तक मेरे पास पैसा नहीं होगा, हम स्पेंड कैसे करेंगे, और स्पेंड नहीं कर पाएंगे तो इकोनॉमी के टक्का कैसे चलेगा, हाउ इकोनॉमी विल रन। तो दैट इज नेक्स्ट, नो इंडस्ट्री। रॉ मटेरियल नहीं होगा ना, रॉ मटेरियल तो है ही नहीं, अगर एग्रीकल्चर सेक्टर को वो खराब करके चले गए हैं, तो रॉ मटेरियल तो फिर हमारे पास रहा ही नहीं, तो हमारी इंडस्ट्रीज कैसे चलेंगी। नेक्स्ट, नो अलाइड एक्टिविटीज। अगर एग्रीकल्चर ही नहीं हो रहा है किसी लैंड पे, तो अलाइड एक्टिविटीज कैसे होंगे। अलाइड एक्टिविटी मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटी, चाहे वो हो गया एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल रियरिंग, या फिर फिशिंग, बैम्बू, फ्लावर, या फिर हॉर्टिकल्चर बोल सकते हैं इसको, हॉर्टिकल्चर। तो ये सब भी नहीं होता था। नेक्स्ट, नो क्लियर लॉज एंड, ड्यू टू पुअर एग्रीकल्चर सेक्टर देयर वाज नो लॉज एंड नो रूल्स। ये इफेक्ट था कि जमींदार अपने मन से टैक्स ले रहा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने मन से टैक्स, फार्मर सुसाइड कर रहे हैं, तो ये सारा प्रॉब्लम था। नेक्स्ट, नंबर 8, ट्रेडिशनल फार्मिंग। द फार्मिंग वाज वेरी ट्रेडिशनल, टेक्नोलॉजी नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है, इरिगेशन नहीं है, बहुत ट्रेडिशनल फार्मिंग हो रही है, बस लैंड पे डिपेंडेंट है, बारिश पे डिपेंडेंट है। नेक्स्ट, पुअर लैंड क्वालिटी। लैंड की क्वालिटी एकदम ही खराब हो चुकी है, क्योंकि ग्रेड ए सॉइल जो हम लोग राइस उगाने के लिए यूज करते थे, उसमें ओपीएम एंड इंडिगो उगा के उसे खराब कर दिया गया। एंड ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी या सस्टेनेबिलिटी। इसका मतलब है कि एक टाइम था जब इंडिया एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को बाहर भेजता था। 1947 के टाइम पे हम लोगों को एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इंपोर्ट करने पड़े हैं, हमें हेल्प लेनी पड़ी है बाकी नेशन से, लाइक यूएस से। वी लिया है हमने एक प्रोग्राम के तहत। तो ये सिचुएशन आ गई थी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, फाइनल सिचुएशन। व्हाट वाज द फाइनल सिचुएशन ऑफ एग्रीकल्चर एट दैट टाइम। फर्स्ट, मोर पीपल इन्वॉल्व। बस फाइनली हम लोग कंक्लूड कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या था। तो अभी हम लोगों ने देख लिया कि मोर पीपल इन्वॉल्व, जितने का जरूरत नहीं था वो भी एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे। फाइनल का, सॉरी फॉर दिस, सॉरी फॉर दिस। ओके, नेक्स्ट, लार्ज लैंड होल्डिंग विद जमींदार। लैंड होल्डिंग्स, अभी जैसे मैंने बताया कि इनकम गैप बहुत ज्यादा हो गया था। लैंड, जो बड़े बड़े लैंड के पार्ट थे वो जमींदार के पास चले गए, और छोटे छोटे लैंड के पार्ट्स कुछ कुछ फार्मर्स के पास रह गए। अब इतने छोटे कि उस पर खेती की ही नहीं जा सकती है, तो लार्ज लैंड होल्डिंग्स जमींदार के पास चले गए। रिच पुअर गैप इंक्रीज,
क्योंकि ये सिचुएशन थी, इसलिए रिच एंड पुअर का गैप भी इंक्रीज हो गया, ये और आगे निकलते चले गए, ये और नीचे आते चले गए, मार्जिनलाइज सेक्शन जिसको बोलते हैं आज हम लोग। नो प्रोडक्टिविटी, दैट मीन्स कि एग्रीकल्चर का प्रोडक्टिविटी खत्म हो गया था, लैंड पे प्रोडक्टिविटी नहीं है। जो लैंड पहले 100 टन प्रोडक्शन दे रही थी, वो लैंड अब 30 टन प्रोडक्शन देना शुरू कर दी थी। तो ये प्रोडक्टिविटी रिड्यूस होना। नेक्स्ट सीजनल डिपेंडेंसी, हम लोग बारिश पे डिपेंडेंट थे, रिवर्स पे डिपेंडेंट थे, बारिश पे डिपेंडेंट थे, तो इसीलिए ये सिचुएशन। इंडिया वाज डेवलप इंडिया वाज डिपेंडेंट इवन फॉर फूड क्रॉप्स टू अदर नेशन, ये मैंने बता दिया। से एक अमेरिका से गवर्नमेंट ने एक मिशन के तहत वीट इंपोर्ट कराया था अमेरिका से। और उस समय पे सिचुएशन भी बहुत खराब थी, लाइक वर्ल्ड वॉर्स चल रहे। वर्ल्ड वॉर्स तो 1947 के पहले था, उस समय लोकल वॉर्स चल रहे थे, लाइक इंडिया पाकिस्तान हो गया, इंडिया चाइना हो गया। तो हमें अमेरिका से उस समय हेल्प लेनी पड़ी थी वीट के लिए, 1947 के टाइम पे। तो ये टोटल सिनेरियो था एग्रीकल्चर का एट द टाइम ऑफ 1947। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।